number one. The case number one is distinct linear factors. पार्शियल फ्रैक्शंस हम सब ने पहले किया हुआ है, चाहे डिग्री में हो या 12th स्टैंडर्ड में हो या डिप्लोमा में हो. मैं थोड़ा उसको रिमाइंड करा दूं. पार्शियल फ्रैक्शंस डील करता है डिनोमिनेटर से. पार्शियल फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, वो इंपॉर्टेंस देता है डिनोमिनेटर को. और डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर्स हो, इस तरह जो लिखा हुआ है ना, x माइनस ए, एक्स प्लस बी, एक्स माइनस सी, इन सबको बोलते हैं फैक्टर्स. और क्वेश्चन नंबर वन का जो डिनोमिनेटर है ना, ये इक्वेशन है, ये फैक्टर नहीं है. ये इक्वेशन है. इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना पड़ता है, फैक्टर बनाना पड़ता है. वो मैं सिखाऊंगा फैक्टर कैसे बनाते हैं. वो कुछ स्कूल का मेथड था, आई जस्ट रिवाइज दैट. तो इंपॉर्टेंट पहली बात मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ क्यों लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स. ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग मैं समझाता हूँ. डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब है डिफरेंट. जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स होंगे सब डिफरेंट रहेंगे. जैसे एक x माइनस है तो दूसरा x प्लस बी, तीसरा x माइनस सी, x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस फाइव, x माइनस सेवन, सब फैक्टर्स अलग अलग होंगे. इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट. लीनियरिटी का क्या मतलब है? लीनियरिटी का मतलब है फैक्टर्स के अंदर x को पावर नहीं होगा. फैक्टर्स के अंदर इक्वेशन में तो पावर होता है, लेकिन एक बार फैक्टर बन गया ना, तो फैक्टर विल नॉट हैव एनी x पावर. इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्क्वायर क्वांटिटी और अ क्यूब क्वांटिटी. वो लीनियर रहेगा. लीनियर रहेगा मतलब x रहेगा. लीनियर इज द वर्ड डिराइव फ्रॉम लाइन. लाइन के इक्वेशन में x एंड y जो रहते हैं ना, वो सिंगल पावर के रहते हैं, उनको स्क्वायर्स क्यूब्स नहीं रहते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. सो ऑल द फैक्टर्स आर गोइंग टू बी लीनियर, मतलब वो लोग x x x रहेंगे और साथ में कोई भी नंबर रहेगा, लेकिन स्क्वायर क्वांटिटी नहीं रहेगी. और ये सब फैक्टर्स है. तो फैक्टर्स इफ दे आर डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, देन केस वन अप्लाई होता है. और केस वन क्या है? जितने फैक्टर्स डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड है, उतना आप सामने कैपिटल ए अपॉन एक फैक्टर प्लस कैपिटल बी अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस कैपिटल सी अपॉन थर्ड फैक्टर. मतलब जितने फैक्टर है आप उतना न्यूमरेटर में अल्फाबेट्स बनाते जाएंगे, ए बी सी डी एंड सो ऑन, जितने भी अलग अलग फैक्टर्स हैं. तो यहाँ केस में पहले हम लोग अब क्वेश्चन नंबर वन में ही समझ रहे हैं इसका यहाँ पर कैसे यूजेज है, हमें कैसे ये प्रॉब्लम के अंदर फैक्टर वाला केस करना है. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में लिखा है फाइंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4s प्लस 12 अपॉन s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 12. वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो डिनोमिनेटर में है, इसका फैक्टर कैसे बनेगा. ये हमने सीखा था. हमने कुछ आपको याद दिलाता हूँ, स्कूल में सीखा था कि जो तीसरा नंबर है 12, 12 की हम लोग को स्कूल में सिखाया गया था, इसको पहले ना फैक्टर ढूंढते हैं. जैसे 2 इंटू 6 होता है, 2 सिक्सा से 12 होता है, या 4 थ्रीजा से 12 हो जाता है, 4 इंटू 3 से 12 होता है, या 3 फोरजा हो जाता है, या 12 वनजा इटसेल्फ हो जाता है. तो आपको ऐसे फैक्टर देखना है, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे मिडिल टर्म जो है ना 8, ये दो नंबर्स की या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आ जाए. जैसे 2 एंड 6, 2 एंड 6 बराबर इन लोग को मिडिल टर्म का फैक्टर बन रहा है, बिकॉज मिडिल टर्म जो होता है वो फैक्टर्स का एडिशन होता है, और थर्ड टर्म जो होता है वो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है. लेकिन ये सब स्कूल की बातें थी, अब ये सब नहीं करना पड़ता है. आपको डायरेक्टली इक्वेशन कैलकुलेटर में सॉल्व करना पड़ता है. दोज हु आर कैरिंग कैलकुलेटर, जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, उससे आपको फैक्टर्स पता चल जाएंगे. आपको कैलसी ऑन करना है एंड यू हैव टू प्रेस इक्वेशन मोड, प्रेस करना है, सॉरी. ऑन करने के बाद उसके बाजू का बटन है मोड. मोड प्रेस करने के बाद पांचवा है इक्वेशन मोड. एक बार इक्वेशन मोड में जाएंगे तो चार ऑप्शंस होते हैं, उसमें हमें थर्ड ऑप्शन यूज करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. वंस यू सेलेक्ट दैट तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे. उसमें जो एम्प्टी स्पेसेस है उधर कुछ नंबर्स फिल करने होते हैं. सबसे पहला नंबर ये एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो आपको 1 प्रेस करना है, इक्वल टू, कर्सर बाजू में चला जाएगा. आफ्टर दैट नेक्स्ट नंबर 8 प्रेस करना है, इक्वल टू, फिर कर्सर बाजू में चला जाएगा. फिर 12 का प्रेस करना है, इक्वल टू, अब कुछ भी नहीं, डिस्प्ले वही दिखेगा, इक्वल टू प्रेस वंस अगेन. आप एक और बार इक्वल टू प्रेस करते हैं तो वो आपको कुछ आंसर देगा, मुझे आपको वो आंसर बताना है. Sir, x1 x1 is equals to -2, x2 is equals to -6. राइट. ये कैल्सी ने हमें फैक्टराइज करके दे दिया. कैल्सी ने हमें जो दिया है ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन है. x1 इज इक्वल्स टू -2, x2 इक्वल टू -6, सॉरी. इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है. रूट्स कभी भी है ना ऑपोजिट साइन के होते हैं.
उसने जब -2 दिया, इसका मतलब जो फैक्टर बनेगा ना वो +2 का फैक्टर बनेगा। उसने जब -6 दिया तो फैक्टर जो बनेगा वो +6 का फैक्टर बनेगा। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट कि फैक्टर्स कभी भी यहाँ पर उल्टा सीक्वेंस में देते हैं लोग। द फैक्टर्स आर ऑलवेज इन द ऑपोजिट साइन। अगर प्लस दिया तो माइनस फैक्टर बनेगा, अगर माइनस दिया तो प्लस फैक्टर बनेगा। तो ये कैल्सी ने बता दिया। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज कि इसके अंदर अभी हम लोग इसका फैक्टराइजिंग इक्वेशन लिखते कैसे हैं। वी हैव लैपलास इनवर्स द न्यूमरेटर 4s plus 12, denominator s square plus 8s plus 12. This is first of all the question I'm writing here. अब यहाँ पर लैपलास इनवर्स इन द ब्रैकेट 4s plus 12 वाला पार्ट सेम रहेगा। डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है ना उधर आपको फैक्टराइजेशन करना है। एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 12 का हमने रूट्स देखा था। देखिए जो कैल्सी दे रहा है ना उसको फैक्टर नहीं बोलते हैं, उसको रूट्स बोलते हैं। रूट्स माइनस साइन में रहेंगे तो आपको प्लस साइन में फैक्टर बनाना है। जैसे मुझे शायद पहला आंसर आपने -2 दिया था तो फैक्टर बनेगा s+2। दूसरा आंसर -6 दिया था तो फैक्टर बन जाएगा s+6। खैर पहला दूसरा तो कुछ नहीं होता है, +2 +6 पहले लिखो बाद में लिखो, डजेंट मैटर। So if the calci give you roots in the negative sign, you have to write factors in the positive sign और vice versa। अगर calci ने positive sign में roots दिया है तो आप factor जो बनाएंगे वो negative sign में बनाएंगे। तो इस तरह लिखने को factor बोलते हैं और जो calci दे रहा है वो equal to values दे रहा है, equal to values को roots बोलते हैं। तो यहाँ हमने factorize कर दिया s square plus 8s plus 12, उसका factor बना दिया s+2 s+6। तो factorization part पहले समझना important है। एक बार शुरू में थोड़ा सा याद दिला दूं आपको कैसे स्कूल में करते थे, फिर बाद में आप करने लग जाओगे इजीली। और अभी एक्चुअली स्कूल वाले मेथड की तो जरूरत ही नहीं है, अभी कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर कैन इजी फैक्टराइज इट। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि कैल्सी जो वैल्यू देगा उसकी ऑपोजिट साइन लेना है। अच्छा इसको वापस चेक करते हैं, इज इट राइट और नॉट। देखिए कैसे दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, s इंटू एस विल बिकम एस स्क्वायर, एस जाके फिर आगे मल्टीप्लाई होगा 6 से 6s, 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s से तो 2s, 6s प्लस 2s विल बिकम द मिडिल टर्म 8s और लास्ट वाला टर्म 2 6 विल बिकम 12। तो वी हैव वेरीफाइड इट, बराबर है। वैसे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, कैल्सी से लिया है, राइट ही रहेगा वो। तो आपको ये बस ख्याल करना है कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कैल्सी की बहुत बड़ी हेल्प है, वो ना स्कूल का कन्वेंशनल मेथड भी था। तो नाउ व्हाट वी सी फर्दर, अब आगे की बात, ये तो फैक्टराइज बहुत छोटी सी बात है। सर आगे की बात जी नमाज बोलिए। ये एक्चुअली ये ऑपोजिट साइंस में क्यों दिखाता है सर? वो इक्वल टू एलसीडी वैल्यू है ना, इक्वल टू वैल्यू है वो। मतलब जस्ट अ मोमेंट, उसने सॉल्व कैसे किया है मालूम है, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 12 इक्वल टू 0 उसने सॉल्व किया है। हम लोग स्कूल में ऐसे ही करते थे, एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 0, इसका इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2s। मैं आपको पूरा स्कूल का मेथड बताता हूँ। ये कैल्सी में प्रोग्राम्ड है, ये कैल्सी उसको इस तरह से सॉल्व कर रहा है, मतलब उसके प्रोसेसर में s इंटू एस प्लस 6 होता है, फिर सेकेंड में 2 कॉमन है, उससे भी s प्लस 6 बनेगा इक्वल टू 0। फिर दोनों के में से कॉमन लेते हैं हम लोग s प्लस 6 और दूसरा होता है s प्लस 2 इक्वल टू 0। सी इट इज इक्वल टू 0। तो जब इक्वल टू 0 है ना तो हमें s इक्वल टू लिखना है। तो s इक्वल टू क्या आएगा -6। दूसरा उसी तरह से s इक्वल टू लिखना है तो क्या आएगा -2। तो कैल्सी हमें ये वैल्यू देता है, ये इक्वल टू वैल्यू देता है, इक्वल टू 0 करके हमें वो आंसर बना के दे देता है। वी डोंट वांट दैट राइट नाउ, हमें चाहिए रहता है इस तरह से फैक्टर फॉर्म में। सी होप अंडरस्टूड मास। -6 वो इक्वल टू वैल्यू में देता है, आपको उसको फैक्टर फॉर्म में जब लिखना है तो वो s प्लस 6 हो जाएगा। -2 उसने इक्वल टू आंसर दिया, हम उसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो s प्लस 2 हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि वो फैक्टर फॉर्म में कैसे देता है। सी साथ में जैसे क्वेश्चन पूछा है क्या हर बार वैल्यू नेगेटिव होगी, नहीं ऐसा नहीं है ना, कभी कभी फैक्टर नेगेटिव वाले बनते तो आंसर इक्वल टू पॉजिटिव भी आता है। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए -8s, तो अकॉर्डिंग टू द स्कूल मेथड ये ये अकॉर्डिंग टू द स्कूल मेथड ये बन जाएगा -6s। ये अगर -8s है तो यहाँ -6s, फिर यहाँ आ जाएगा -2s, ये बन जाएगा s -6,
दिस इज गोइंग टू बी -2, फिर ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और कैल्सी जो वैल्यू देगा +6 देगा, +2 देगा। तो इट डजंट मैटर कि कैल्सी पॉजिटिव ही देगा कि नेगेटिव ही देगा, इट डजंट मैटर। कैल्सी पॉजिटिव दिया तो हमें फैक्टर नेगेटिव लेना है, कैल्सी ने नेगेटिव दिया तो हमें फैक्टर पॉजिटिव लेना है, बस एज पॉजिटिव सिंपल लेंस, एज दैट। समझ गया सर। तो ये So, शुरू में ऐसा करते थे, इतना डिटेल्ड। अब हमारे पास कैल्सी डायरेक्टली वैल्यू दे रहा है, या समबडी आस्किंग शशांक? हाँ सर, वो जो मिडल टर्म है उसके साइन पे पूरा जो कुछ है वो हाँ मैटर करता है, एग्जैक्टली, मतलब यस यस फैक्टर्स। यस, वही तो स्कूल में सीखा था ना। हम लोग 12 को 2 फैक्टर बनाते हैं, लेकिन उसकी मिडिल साइन का मेंटेनेंस याद रखते हैं। टेकिंग द बिग नंबर साइन करके हम लोग फैक्टर बनाते हैं ना, कि इसकी प्लस रहेगी उसकी माइनस रहेगी, लेकिन अब उसमें से अब क्यों जाना है, व्हाई आई वांट टू गो इनटू दैट? वो सब जाना है तो अब छोटे भाई की बहन की बुक निकालो, उसमें सीखो कैसे क्या करते हैं। राइट नाउ हमारा कैलकुलेटर है, प्रोग्राम्ड किया हुआ है, वो हमारे लिए किया हुआ है। वी जस्ट हैव टू पुट दैट इन द कैलकुलेटर एंड सी द आंसर। सो ओनली एडजस्टमेंट वी नीड टू डू इज इक्वल टू वैल्यू जो दे रहा है ना, उसकी ऑपोजिट साइन से फैक्टर बनाना है। उसने -2 -6 दिया तो हमने फैक्टर बना दिया s+2 s+6। अगर वो -2 और +6 देता, हम फैक्टर बनाते हैं s+2 एंड s-6। तो एज सिंपल एज दैट, जो साइन देगा ना उसकी ऑपोजिट साइन का फैक्टर बनाना है। सो इतना कोई बिग डील नहीं है, सर बहुत डिटेल सीखा था। जी बोलिए। सर इसमें एक्चुअली सेम है फर्स्ट केस जैसा ही। जैसे हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किए थे क्वाड्रेटिक आई विल इक्वेशन कम टू दैट, आई विल कम टू दैट पॉइंट, ओके नॉट राइट नाउ। मैं वो बात पे आऊंगा। 4s plus 12 upon s plus 2 s plus 6, we have factorized the denominator. Again we are interested in the denominator. पूरे लैप्लास इनवर्स का इंटरेस्ट डिनोमिनेटर से है, और पार्शियल फ्रैक्शन का भी इंटरेस्ट डिनोमिनेटर से है। अब यहाँ पर हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। व्हाट इज अ पार्शियल फ्रैक्शन प्रोसीजर, मैं वो लिखता हूँ। वील राइट लेट 4s plus 12 upon s plus 2 s plus 6 equal to, we have to write it as capital A upon एक फैक्टर s plus 2, देन उसके बाद कैपिटल बी अपॉन सेकेंड फैक्टर s+6। कोई भी पहला बाद में लिखो, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, डोंट वरी अबाउट इट। तो एक एक फैक्टर को एक एक लेटर दे देना है, और बीच की साइन हमेशा प्लस रहेगी, उनकी साइन कुछ भी हो, ए एंड बी की साइन ऑलवेज गोइंग टू बी प्लस प्लस बिटवीन देम। तो a अपॉन s+2, b अपॉन s+6। व्हाट नेक्स्ट वी नीड टू डू इज, अब आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है, भाई लेफ्ट हैंड साइड का क्या डिनोमिनेटर है, s+2 s+6, ये डिनोमिनेटर है। इसको यहां से हम लोग लेते हैं और इसको सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं a के बाजू में। लेकिन a के पास तो पहले से एक डिनोमिनेटर है s+2, वो लिखना है, दैट यू डोंट हैव टू इग्नोर। वैसे ही कैपिटल B के बाजू में भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन B के पास पहले से डिनोमिनेटर है s+6। सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड द स्टेप मैंने क्या किया है। 4s plus 12 का जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है राइट हैंड साइड A के बाजू में, राइट हैंड साइड B के बाजू में। A एंड B के बाजू में लाने का मतलब इसलिए था बिकॉज आई वांट टू कैंसिल आउट द डिनोमिनेटर्स ऑफ A एंड डिनोमिनेटर्स बिसाइड B। A के बाजू में s+2 अपॉन s+2 कैंसिल हो जाएगा, और B के बाजू में s+6 अपॉन s+6 कैंसिल हो जाएगा। 4s plus 12 is equals to, you will get A into s+6, और B के बाजू में आ जाएगा into s+2। इससे क्या होगा कि डिनोमिनेटर्स हट जाएंगे, आपका इक्वेशन सिंपल दिखेगा। 4s plus 12 is equals to A s+6 and B s+2. So we have to cross multiply from the left hand side denominator over to the right hand side. नाउ डज एनीबॉडी रिमेम्बर इसके बाद हम लोग ये ए एंड बी कैसे फाइंड करते थे पहले? कैन समबडी रिकॉल? याद है कैसे करते थे पहले? ये अपने लोअर स्टैंडर्ड में हमने सबने किया है, किसी ने वही 11 सर 12 में किया। मल्टीप्लिकेशन आई गेस उसी को सिंपलीफाई करके लेस होएगा। नहीं, यहाँ पर इफ आई चलो रिमाइंड, शायद आपको याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक्चुअली क्या करते थे हम लोग, एस का कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट सम वैल्यू ऑफ एक्स टू गेट द लेटर ए आंसर। जैसे मैं लिखकर बताता हूँ, पुट एस इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने पुट किया -2, उससे होता क्या है कि वी गेट 4। प्लीज डोंट कॉपी दिस, अगर कोई कॉपी कर रहा है तो ऐसा नहीं करने वाले हम लोग, मैं पहले कुछ पुराना याद दिला रहा हूँ। वी हैव टू पुट एस इक्वल टू -2, तो ए के बाजू में -2 + 6 हो जाएगा, -2 + 6, और बी के बाजू में -2 और +2 हो जाएगा। मेरा -2 सब्स्टिट्यूट करने का रीजन था कि मुझे ये बी के बाजू वाला जो एक्सप्रेशन है इसको 0 बना देना था, तो बी पूरा 0 हो जाएगा।
What more I get on the left hand side is -8 plus 12 equal to a into -2 plus 6 has become 4. फिर माइनस बी को मैंने इग्नोर कर दिया, जीरो हो गया, बात खत्म हो गई उसकी. -8 plus 12 is 4 and equal to 4a. Then 4 upon 4 cancel out and what we get is the a answer. 4 upon 4 equal to a और a की वैल्यू बन जाती है 1. ये हम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा था. आइदर डिप्लोमा और 11th-12th हमने पार्शियल फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद s का ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जिससे कोई ना कोई एक ब्रैकेट जीरो हो जाए, उससे एक लेटर मिल जाएगा. सिमिलरली आई एम गोइंग टू पुट सम अदर वैल्यू ऑफ s जैसे -6, उससे मेरा a पार्ट जीरो हो जाएगा और मुझे b सॉल्व होकर मिल जाएगा. लेकिन ये करते थे लोअर स्टैंडर्ड्स में. ये मेथड अभी नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, लेकिन बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है. पूरा इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर फिर एक बार a मिलता है, फिर b मिलता है. इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर. हम लोग एक दूसरा मेथड करेंगे जो बहुत इजी है और शॉर्ट है. तो वी हैव गॉट टू लर्न कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स मेथड. कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स मेथड दैट वी नीड टू अप्लाई ओवर हियर. वो क्या मेथड है अभी बताता हूँ आप लोग को. ये बहुत इजी है और हर बार वर्क करता है. जो लास्ट मेथड था ना, जो मैंने बताया अभी s इक्वल टू वैल्यू पुट करने वाला, वो कभी कभी वर्क नहीं करता है. कभी कभी परेशानी होती है उसके अंदर, वैल्यूज वैलिड नहीं मिलती है, सॉल्व नहीं हो पाता है. लेकिन एक कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स हमेशा काम करेगा. तो ये मेथड क्या है समझते हैं. वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दो टर्म्स 4s एंड 12. राइट हैंड साइड इतना सब कुछ लिखा है, लेकिन एक्चुअली ये लोग भी सिर्फ दो ही टर्म है. अंडरस्टैंड दैट. दो ही टाइप के टर्म है यहाँ पर. एक टर्म s वाला कोएफिशिएंट है और एक टर्म कांस्टेंट है. राइट साइड भी कुछ टर्म s के कोएफिशिएंट है और कुछ टर्म कांस्टेंट है. ये बात याद रखना है कि s कोई ऐसा एरा गैरा नहीं है. s इज अ प्रॉपर वेरिएबल फॉर अस. s के बजाय जब कोई भी और लेटर होता है वो हमारे लिए वेरिएबल नहीं है, वो हमारे लिए कांस्टेंट है. जैसे कैपिटल A एंड कैपिटल B आर कांस्टेंट्स फॉर us, बट s इज अ प्रॉपर वेरिएबल. So what we have got to do is compare the coefficients on both the side. लेफ्ट हैंड साइड कोएफिशिएंट आपको सबसे पहला वाला s का जो दिख रहा है वो 4 है, s का कोएफिशिएंट. राइट हैंड साइड s का कोएफिशिएंट कौन कौन दिख रहा है आपको? ये ब्रैकेट को ओपन करना है, मतलब सॉल्व करके नहीं दिखाना है, ओरली समझ सकते हैं. ये a अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो as हो जाएगा. a फर्दर अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 6a. b अंदर मल्टीप्लाई होगा तो bs हो जाएगा और b अंदर जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2b. What I want to pick up from the right hand side is only s का कोएफिशिएंट. तो पहला s का कोएफिशिएंट मुझे यहाँ पर मिल रहा है, a अंदर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, इट विल बिकम as. वैसे ही मैं b अंदर जाकर मल्टीप्लाई करता हूँ तो bs और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ये s चीज क्या दिया हुआ है 4s. See, I have to gather all the right hand side से s वाले कोएफिशिएंट, as, bs और लेफ्ट हैंड साइड वो चीज s क्या है 4s. क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है तो इनका सेम होना कंपलसरी है. इक्वलिटी का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल है, तो आपको सेम टर्म्स को गैदर अप करना है. हमने क्या किया, s वाले टर्म्स को as, bs और लेफ्ट हैंड साइड से 4s, as प्लस bs इक्वल टू 4s. बट एक्चुअली s लिखने की जरूरत नहीं है. आप इसको स्ट्रेट अवे क्या लिख सकते हो, क्योंकि s का कोएफिशिएंट है a प्लस b इज इक्वल्स टू 4. ये हमें एक इक्वेशन मिला. उसी तरह से सेकंड इक्वेशन आर गोइंग टू बी ऑफ नंबर्स. लेफ्ट हैंड साइड नंबर है 12, राइट हैंड साइड ये सेकंड टर्म क्या है. इफ यू मल्टीप्लाई a इनसाइड तो देखिए सेकंड टर्म क्या बन जाएगा, सेकंड टर्म बन जाएगा 6a. यू विल गेट 6a प्लस और b को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बिकम 2b और इक्वल टू ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड क्या है 12. तो आपको दो कोएफिशिएंट्स को गैदर करना है. एक 6a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 12. तो वी हैव टू गैदर अप द कोएफिशिएंट्स ऑफ s. वी हैव टू गैदर द कोएफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट्स. तो आपको कांस्टेंट्स और s के कोएफिशिएंट्स को गैदर करना है. अरेंज कर दिया और अब ये होगा कैलकुलेटर में सॉल्व. ऑन सॉल्विंग इन द कैलकुलेटर. अब की बार कैल्सी में सॉल्व कैसे होगा, वापस आप कैल्सी का मोड प्रेस करेंगे. मोड प्रेस करने के बाद EQN इक्वेशन मोड में जाएंगे. अब पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. लास्ट टाइम थर्ड ऑप्शन लिया था. इक्वेशन मोड का पहला ऑप्शन ax प्लस by इज इक्वल्स टू c वाला ऑप्शन. वंस यू सेलेक्ट दैट तो आपको फिर फर्स्ट कोएफिशिएंट डालना है. यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट a के बाजू में 1 है. 1 इक्वल टू कर्सर राइट साइड मूव होगा
फिर b का कोएफिशिएंट 1 इक्वल टू कर्सर और आगे जाएगा, 4 इक्वल टू कर्सर नीचे आ जाएगा, 6 इक्वल टू फिर कर्सर राइट साइड जाएगा, 2 इक्वल टू फिर कर्सर राइट साइड जाएगा, 12 इक्वल टू। अब आप जब इक्वल टू करेंगे तो आपको दो आंसर देगा, x एंड y के आंसर। तो x एंड y के आंसर्स क्या मिलते हैं? कैन समबडी टेल मी? सर 1 and 3। जी, x a का आंसर मतलब 1 हो गया और b का आंसर 3 हो गया। तो ये पहली बार कर रहे तो ऐसा लग रहा है सर ये तो बहुत मगजमारी है, क्या क्या सब करना पड़ेगा। नहीं, ये बहुत इजी मेथड है। एज फार एज दैट मेथड इज कंसर्न, वो लॉन्गर है, वो भी इजी है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है। वो मेथड लॉन्ग हो जाता है, ये मेथड बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है और फास्ट सॉल्व हो जाता है। और ये हमें इम्पोर्टेंट बात है कि ये हमेशा चलता है, ये फेल नहीं होता है। वो मेथड कभी कभार ना फेल हो जाता है, वर्क नहीं कर पाता है। तो ये नया मेथड अभी आप लोग को सीखना है और एट द सेम टाइम उस पुराने मेथड को डिसरिगार्ड भी नहीं करना। ऐसा नहीं कि वो मैं कभी यूज नहीं करूंगा, नो, डोंट डू दैट। आपको खाली पता होना चाहिए मेथड्स को यूज कैसे करते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से अपना मेथड यूज करना चाहिए। तो आई विल रिपीट दिस प्रोसेस अगेन। मैंने क्या किया है, मैंने पहले तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए के डिनोमिनेटर्स और बी के डिनोमिनेटर्स को कैंसिल करवा दिया। उसके बाद मेरे पास ए के बाजू में s+6 बनता है, बी के बाजू में s+2 बनता है। आफ्टर दैट ये कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स इंपॉर्टेंट चीज है। आपको राइट हैंड साइड से पहले ए एस और बी एस, तो एस को इग्नोर करना है, खाली ए प्लस बी लेना है। एंड लेफ्ट हैंड साइड भी 4s, एस को इग्नोर करना है, यू राइट इट इक्वल टू 4। देन सेकंड टर्म है 6a और यहाँ पर सेकंड टर्म है 2b और लेफ्ट हैंड साइड वो चीज इक्वल टू जाती है 12। देन यू सॉल्व देम इन द कैलकुलेटर, तो आपको कैलसी का वैल्यू आ जाएगी a एंड b। इसको ऐसा ओरली चेक भी कर सकते हो। देखिए अगर यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 1 + 3 इज इक्वल टू बराबर 4 आ रहा है। a की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 3 की वैल्यू, b की वैल्यू 3 डालते हैं तो 6 + 6 इक्वल टू 12 आ रहा है। तो ये करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर कभी आपको डाउट हुआ यू कैन ऑलवेज चेक इक्वेशन में पुट करके वैल्यू बैलेंस हो रही है कि नहीं। तो अब ए एंड बी मिल जाने के बाद अब हमारे क्वेश्चन का क्या हुआ भाई, लैपलास इनवर्स करने आए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ फंस गए, पार्शियल फ्रैक्शन क्या क्या कर रहे हैं। तो अब लैपलास इनवर्स पर वापस जाते हैं। ये था क्वेश्चन 4s + 12 अपॉन s² + 8s + 12। आई राइट दैट हियर इक्वल टू, इसको हमने चेंज करके पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दिया था। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके बना दिया था ये a अपॉन s+2 एंड b अपॉन s+6। वी हैड मेड इट लाइक दिस। तो हमने ऐसे फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया था। अब हमने a का वैल्यू बना दिया है, देखिए मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 1, और b का वैल्यू बना दिया है इज इक्वल्स टू 3। ऐसा कर लेने के बाद नाउ यू लुक एट दिस प्रॉब्लम एज अ लैपलास इनवर्स क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी लैपलास इनवर्स हो गया। होप यू रिमेंबर इट। 1 अपॉन s+2 का इनवर्स कैसे लिखते हैं? e⁻² 2t। फिर +3 तो कांस्टेंट है, s+6 वाला इनवर्स क्या था? e⁻⁻6t।